सुप्रभात प्रिय छात्रों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत के व्याकरण के विषय में आज कुछ जानेंगे। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं और कितने पुरुष होते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये कुछ स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ लिंग, वचन एवं पुरुष के बारे में बताया गया है। ध्यान से इसे देखें और समझें। जैसा कि आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं, लिंग, वचन एवं पुरुष। आप अपनी कॉपी और पेन अपना साथ रखें और उसे अपनी कॉपी में भी नोट करें। बाकी मैं पीडीएफ भी आपको भेजूंगा। तो आइए समझते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में आप लोगों ने पढ़ा है कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। किंतु संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। माने 3 लिंग, 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहले हम लिंगों की बात करें तो देखिए, संस्कृत में 3 लिंग ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये 3 लिंग, जिसमें प्रथम है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। संस्कृत में लिंगों का ज्ञान वैसे तो शब्दकोश के माध्यम से ही हो सकता है, किंतु फिर भी साधारण जानकारी के लिए, जैसे पुरुषवाचक शब्दों का जो बोध कराता है उसे आप हिंदी में पढ़ चुके होंगे। पुरुषवाचक शब्दों का जो बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीवाचक शब्दों का जो बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसकलिंग माने निर्जीव वस्तुओं का जो बोध हमें होता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। ये साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें 3 वचन होते हैं। जैसे एक व्यक्ति के लिए एक वचन, 2 हों तो द्विवचन का प्रयोग होता है, और 2 से अधिक हों तो उनके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से पुरुष यानी प्रथम पुरुष, इसी प्रथम पुरुष का दूसरा नाम है अन्य पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात यह है कि जो प्रथम पुरुष होता है, देखिए जैसे 2 व्यक्ति हैं और उनके बीच में आपस में बातचीत चल रही है, तो कहने का तात्पर्य है कि एक तो जो बोल रहा है वह उत्तम पुरुष कहलाता है, जो उस बात को सुन रहा है वह मध्यम पुरुष कहलाता है, और जिसके बारे में बात की जा रही है उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। जैसे राम श्याम को कुछ बता रहा है तो यहाँ राम प्रथम पुरुष है, श्याम उसकी बात को सुन रहा है इसलिए वह मध्यम पुरुष है, और गणेश के बारे में बात हो रही है इसलिए गणेश यहाँ पर प्रथम पुरुष है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्यारे बच्चों, इनको आप स्मरण कर लें। और अब आगे मैं आपको कुछ ये धातु रूप आपको दिखाई दे रहा है, धातु रूप, पठ धातु रूप, इसको आप ध्यान से देखें। इसी प्रकार से अन्य धातु चलेंगी। मैं उनको थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। यहाँ आप देखें तो जैसे आप देख पा रहे हैं,
ये जो धातु है, जैसे पुरुष पहले दिए हुए हैं, पुरुष में प्रथम, मध्यम, उत्तम, और उसी प्रकार से वचन दिए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। जैसे पठती क्रिया जो हमें दिखाई दे रही है, पठती, यहाँ आप देखेंगे तो ये पठती एक वचन का रूप है, पठती, द्विवचन का पठताः और बहुवचन का पठन्ति। इसी की भांति हम लिख धातु में भी इसको जोड़ सकते हैं, जैसे लिखति, लिखताः, लिखन्ति। हस धातु है तो हसति, हसतः, हसन्ति। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में ये लट लकार का रूप है, इसे लट लकार कहा जाता है। लट लकार का मतलब है वर्तमान काल, यह वर्तमान काल की धातु है। लट लकार यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल। तो ये वर्तमान काल की धातु है, और इस वर्तमान काल की धातु में अगर हम देख रहे हैं तो देखिए, पठती, पठताः, पठन्ति, ये प्रथम पुरुष के लिए है। मध्यम पुरुष के लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो पठसी, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे तो पठामि, पठावः, पठामः। इसी प्रकार से यदि कोई हमें कहे कि लिख धातु के रूप कैसे चलेंगे, तो इसी प्रकार से हम लिख धातु का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। अब जो भी धातु वर्तमान काल में चलेगी वो सब इसी पठ की भांति चलेगी। दूसरा उदाहरण के लिए समझे, जैसे हस धातु है हस। ये जो चिन्ह मैंने लगाया है इसे संस्कृत में हलंत कहते हैं। हलंत, जो भी इस, जैसे कि हम किसी भी जो खड़ी रेखा है उसके नीचे यदि कोई ऐसा चिन्ह लगा हो तो इसको हम संस्कृत में हलंत कहते हैं। हलंत, इसका तात्पर्य होता है कि यह जिस किसी भी वर्ण के नीचे हो वह वर्ण आधा होता है, इसे हलंत कहा जाता है। जैसे अब यहाँ देखिए, इसी प्रकार से लिख धातु को यदि हमें चलाना हो तो पठ की जगह लिख रख देंगे और ती, ताह, अंति उसी प्रकार से रूप रहेंगे। जैसे पठती ऐसे ही लिखती, जैसे पठताः ऐसे ही लिखताः, पठन्ति ऐसे ही लिखन्ति, पठसि, लिखसि, पठथः, लिखथः, पठथ, लिखथ, पठामि, लिखामि, पठावः, लिखावः, पठामः, लिखामः। इसी प्रकार से हम अन्य धातुओं के रूप चला सकते हैं। अब आगे हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने कुछ धातुएं ऊपर लिखी हुई हैं और कुछ धातुएं मैंने दो धातु रूप यहाँ चलाए हैं। जो मैंने ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहे हैं, इनको हम धातुओं में जोड़ेंगे तो यह धातु रूप पूर्ण रूप से बन जाएगी लट लकार में। जैसे यहाँ हम कुछ शब्दों को, जैसे यहाँ देखिए, पठती यानी पठ धातु के साथ अ ती जोड़ने पर पठती बनता है। पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। इसी प्रकार से यदि हम इनमें लिख धातु को देख लीजिए, लिख धातु में भी हमने उसी प्रकार से जैसे पठ लिखा है उसी प्रकार से लिख भी चली है। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। इसी प्रकार से अन्य जो धातुएं हैं, जैसे चल धातु है तो चल धातु को भी हम चलति, चलताः, चलन्ति,
चलसि चलथः चलथः, चलामि चलावः चलामः। इसी प्रकार से हसति हसतः हसन्ति, हससि हसथः हसथः, हसामि हसावः हसामः। इसी प्रकार से वद धातु के रूप भी हम ऐसे ही वर्तमान काल में चलाएंगे। वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदथः वदथ, वदामि वदावः वदामः। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जो भी वर्तमान काल की जो धातु होगी उसके साथ ही अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमि आवः आमः जोड़ने पर वह वर्तमान काल का रूप बन जाता है। आप इन धातुओं का अभ्यास करें। आपकी पाठ्यपुस्तक के परिशिष्ट भाग में यह सब अनेकों धातुएं दी हुई हैं। उन धातुओं का अभ्यास इस स्लाइड को देखते हुए आप उनका पठन करें। पठन पाठन करते हुए उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो आपको यह धातु समझ में आएगी और आप उसे लिखने का प्रयास करें। साथ ही मैं आपको इसकी PDF भेजूंगा। आशा करता हूँ कि आपको यह धातु रूप समझ में आया होगा। आप इसका बार बार अभ्यास करें और इसे अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।